नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा खत्री, लेक्चरर श्री कृष्णा आयुर्वेदिक कॉलेज से आज योग कवचम के वेबिनार सीरीज की लेक्चर 6 में आप सबके साथ जुड़ रही हूँ। सर्वप्रथम मैं आभारी हूँ हमारे वाइस चांसलर सर एवं डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत एंड योग की, जिन्होंने मुझे यहाँ आने का अवसर प्रदान किया। हमारा आज का विषय है विरुद्ध आहार। आयुर्वेद के त्रय उपस्तंभ आहार, निद्रा एवं ब्रह्मचर्य, इन सब में आहार को सर्वोपरि रखा गया है, क्योंकि वृद्धि करने वाले कारणों में आहार को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आचार्य चरक ने यज्ञ पुरुषे अध्याय में अग्रय प्रकरण में वृत्ति करणाम अन्नस्य आहारम ऐसा कहा है, जिसका अर्थ है कि वृद्धि करने वाले, वृत्ति अर्थात शरीर को पोषण प्रदान करने वाले कारणों में अन्न श्रेष्ठ होता है। इसी प्रकार आचार्य काश्यप ने भी आहार को महाभेषज अ ग्रेट मेडिसिन का नाम दिया है। यदि हम आयुर्वेद शास्त्र के अतिरिक्त शास्त्रों का अध्ययन करें तो छांदोग्य उपनिषद एवं भागवत गीता में भी हमें आहार के अन्य उदाहरण, सात्विक, राजसिक, तामसिक आहार के गुणों का वर्णन मिलता है। आयुर्वेद में आहार को ग्रहण करने के कुछ नियम होते हैं। ग्रहण किया गया आहार हमारे शरीर पर हितकर प्रभाव डालता है या अहितकर प्रभाव डालता है, यह जानने के लिए कुछ हेतु, कुछ कारण हैं, जिन्हें आयुर्वेद जगत अष्ट आहार विधि विशेषायतन कहता है। चरक संहिता विमान स्थान अध्याय 1 में इन अष्ट आहार विधि विशेषायतन का वर्णन है। ये विशेषायतन है प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग संस्था एवं उपयोगिता। उपयोग संस्था जो विशेषायतन है, उससे हम आहार विधि विधान ग्रहण करते हैं। उपयोग संस्था तु उपयोग नियमः, सजीर्ण लक्षण उपेक्षिता। उपयोग संस्था आहार को ग्रहण करने के नियम होते हैं। यह जीर्ण हुए वे आहार की उपेक्षा रखते हैं। पूर्व में किया गया आहार यदि उचित रूप से पच गया है, तभी आयुर्वेद कहता है कि आप पुनः आहार ग्रहण करें। इसके अतिरिक्त जो अन्य आहार विधि विधान हैं, वे हैं उष्णम अश्नियात, गर्म भोजन लें, स्निग्धम अश्नियात, स्निग्ध भोजन लें, मात्रावत अश्नियात, एक मात्रा में भोजन लें, निश्चित मात्रा में भोजन लें, हीन या अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण ना करें, वीर्य अविरुद्धम, वीर्य के जिसे हम आगे समझेंगे, अविरुद्ध भोजन करें, इष्टे देशे इष्टे सर्व उपकरणे, जो आपको मनो अनुकूल देश हो, स्थान हो, ऐसे स्थान पर सर्व उपकरणों के साथ भोजन को ग्रहण करें। अजल्पन अहसन, बिना जल बीच में लिए, बिना हंसे भोजन करें। न अति द्रुतम न अति विलंबितम, ना बहुत तेजी से भोजन लें, ना बहुत धीरे धीरे भोजन करें। इसके अतिरिक्त तन्मना भुंजित, मन लगाकर भोजन करें। तथा आत्मानम अभिसमीक्ष्य, अपनी आत्मा को जो समीक्ष्य हो, जो आपकी प्रकृति और आपकी अग्नि के अनुसार आहार है, ऐसा आहार आप ग्रहण करें। इस प्रकार से जो आहार विधि विधान या नियम बताए गए हैं, यदि हम उस प्रकार से आहार ग्रहण करते हैं, तो हम निश्चित रूप से दीर्घायु होते हैं, स्वस्थ होते हैं, चिरजीवी होते हैं, व्याधि क्षमत्व हमारा बढ़ता है। इसी के साथ आयुर्वेद शास्त्र में एक बहुत ही विशिष्ट संकल्पना का वर्णन किया है, जो हमारा आज का विषय भी है, विरुद्ध आहार की संकल्पना। विरुद्ध आहार का वर्णन चरक संहिता में आत्रेयभद्र काव्य अध्याय में आता है। विरुद्ध आहार, व्यवहारिक भाषा में विरुद्ध का अर्थ होता है ऑपोजिट, किंतु आयुर्वेद जगत में हम विरुद्ध से क्या अर्थ लेते हैं, इसे आचार्य चरक ने अपने अध्याय में पूर्ण रूप से परिभाषा एवं भेदों के साथ समझा रखा है। उस पर आने से पूर्व मैं एक बात और बताना चाहूंगी। हम सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान 20 के 17वें श्लोक पर जाते हैं, जहां आचार्य कहते हैं कि दोषों में, द्रव्यों में जितने भी गुण हैं, वे 3 स्तर के पाए जाते हैं। जैसे स्निग्ध है तो द्रव्य में स्निग्ध, किसी द्रव्य में स्निग्ध, स्निग्धतर, स्निग्धतम, या उष्ण, उष्णतर, उष्णतम, रुक्ष, रुक्षतर, रुक्षतम, इस तरह से द्रव्य के अंदर गुण रहते हैं। अब तरतम वाले जो गुण हैं, वे बहुत ही प्रबल माने जाते हैं या विकार करने वाले माने जाते हैं। जैसे दधी के अंदर स्निग्धता, उष्णता और मंदता जो है, वे बलवान गुण हैं, प्रबल गुण हैं। बलवान गुण वाले जितने भी द्रव्य होते हैं, शास्त्र कहता है उनका नित्य सेवन नहीं करना चाहिए।
जो केवल मंद, केवल स्निग्ध, केवल उष्ण, केवल रूक्ष ऐसे गुण हैं, ऐसे द्रव्यों का आपको नित्य सेवन करना चाहिए। अब हम देखते हैं जो आर्यभद्र काव्य अध्याय में आचार्य चरक ने विरुद्ध आहार के लिए परिभाषा कही है। आचार्य कहते हैं, शरीर धातु विरोधम कुर्वन्ति इति विरोधिका। ऐसे सभी आहार जो शरीर धातु के विरुद्ध होते हैं या शरीर धातुओं का विरोध करते हैं, उन्हें हम विरोधी आहार कहते हैं या विरुद्ध आहार कहते हैं। यह विरोध 3 प्रकार का हो सकता है। आचार्य ने यहाँ इतना ही कह करके संक्षेप में कह दिया, पर जब हम अष्टांग संग्रह में वाग्भट आचार्य का सूत्र स्थान अध्याय 9 में कथन देखते हैं, तो वहां आचार्य ने बहुत विस्तार से इसको समझाया है कि कोई भी दो द्रव्य यदि समान रूप से विपरीत हैं, समान रूप से यदि वह समान गुण वाले होकर के हैं, तो भी वे विरोधी हो सकते हैं। यदि उनमें बलवान गुण विपरीत हैं, तो भी वे विरोधी हो सकते हैं। या उनमें कुछ गुण यदि बलवान समान हैं और कुछ गुण बलवान विपरीत हैं, तो भी वे विरोधी हो सकते हैं। इसका उदाहरण देकर के मैं समझाती हूँ। बलवान समान गुण वाले आहार होंगे व्यवहार में, जैसे हम ठंडी की ऋतु में ठंडा पानी पी लेते हैं, तो वह दोनों ही गुण बलवान समान हैं, उसके बाद भी वह हमारी धातुओं का विरोध करते हैं। बलवान विपरीत गुण हैं, जैसे गर्मी की ऋतु में आप बाहर से गर्मी से आए और आपने फ्रिज खोलकर ठंडा पानी पी लिया, तो वह बलवान विपरीत गुण होने के बाद भी धातुओं का विरोध करते हैं। इसी प्रकार कुछ गुण होते हैं, जैसे दधी, दूध और मछली का उदाहरण हमें शास्त्र में यथाकथा कई स्थानों पर देखने को मिलता है, जो कुष्ठ रोग को भी उत्पन्न करता है, रक्त दुष्टि अन्य रोगों को भी उत्पन्न करता है। तो दूध और मछली, इन दोनों में कुछ गुण समान प्रबल हैं, जैसे कि ये दोनों ही अभिसंधि कारक हैं, दोनों ही मधुर रस वाले हैं, दोनों ही मधुर विपाक वाले हैं। और इनके कुछ गुण विपरीत हैं, जैसे कि एक शीतवीर्य है, दूध शीतवीर्य है और मछली उष्णवीर्य है। अब यहाँ बलवान विपरीत गुण विरोध करेंगे। ऐसा नहीं है कि दूध और मछली एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, जो हम गलती करते हैं। विरुद्ध का अर्थ है कि इन दोनों का जब संयोग हुआ, तब यह शरीर के जो धातुएं हैं उनके विरुद्ध कार्य करती हैं। इसलिए ऐसे सभी द्रव्यों को जो शरीर में विरोध उत्पन्न करें, शरीर की धातुओं के विरुद्ध हों, उन्हें हम विरुद्ध आहार कहते हैं। इसी में आगे आचार्य कहते हैं, यत किंचित दोषमास्त्रावे न निर्हरति कायता आहार जातम तत्सर्वम अहिताय उपपद्यते। ये सभी विरुद्ध आहार दोषों को उत्क्लेशित करने वाले होते हैं, किंतु यह दोषों को शरीर से बाहर नहीं निकालते। न निर्हरति कायता, शरीर में उभाड़ करके छोड़ देंगे, बाहर नहीं निकालेंगे, इसलिए इन्हें जो है विरुद्ध आहार कहा जाता है। आगे आचार्य ने 18 प्रकार के जो विरुद्ध आहार हैं उनका वर्णन किया है, जिसे हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देश विरुद्ध का आचार्य वर्णन करते हैं। देश विरुद्ध, देशः पुनः स्थानम, देश से हम लेते हैं स्थान को, हैबिटेट, जहां कोई चीज उत्पन्न हुई है। देशः पुनः भूमि आतुरश्च, देश भूमि और आतुर इन दो भागों में बटा है। भूमि अर्थात जहां कोई द्रव्य या ड्रग उत्पन्न हुआ है, और आतुर यानी पेशेंट। तो हमें आतुर को देखकर और जो ड्रग जहां उत्पन्न हुआ है उसको देख करके उसके अनुसार अपना आहार ग्रहण करना है। जैसे कि कल्पस्थान में जांगल, आनूप और साधारण 3 भागों में देश को विभाजित किया है। जांगल प्रदेश में सभी आचार्य मानते हैं कि कफ दोष प्रबल रहता है। इसी प्रकार आनूप देश में कफ दोष की प्रबलता रहती है। इसे अष्टांग संग्रहकार ने और एम्फेसाइज करके इसकी देश की जो देश है उसे रसों के साथ जोड़ते हुए बताया कि आनूप देश जो है वह मधुर रस प्रधान होता है। वहां जो उत्पन्न होती हैं औषधियां वे मधुर रस की प्रधानता वाली होती हैं, और जांगल प्रदेश में उत्पन्न हुई औषधियां वात दोष की प्रधानता वाली होती हैं। लोक पुरुष साम्य सिद्धांत के अनुसार अगर हम देखें, तो अनुपदेश ऐसा देश हुआ जहां कफ दोष बढ़ा हुआ है, कफ की वृद्धि है, स्निग्धता है गुणों में और मधुर रस है। तो ऐसा जो अनुपदेश है, वहां जो लोग रहते हैं उन्हें इसी के समान गुण वाले, समान रस वाले आहारों का ग्रहण नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह उस देश के विरुद्ध माना जाएगा। इसी प्रकार जांगल प्रदेश वालों को रूक्ष और कटु आहार नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह जांगल प्रदेश के विरुद्ध माना जाता है। दूसरा जो विरुद्ध है वह है काल विरुद्ध। काल अर्थात नित्य और अवस्थित, दो भाग में काल को बांटते हैं। नित्य यानी संवत्सर, दक्षिणायन,
उत्तरायण जो ऋतुएं हैं हमारी, उनके हिसाब से इसको लेंगे। आवस्थिक यानी जो हमारे शरीर की अवस्था है, बाल्य अवस्था है, युवा अवस्था है या वृद्ध अवस्था है। अब हर एक अवस्था में भी आचार्यों ने एक एक दोष की प्रोडोमिनेंसी या बहुलता स्वीकारी है। जैसे बाल्य अवस्था में कफ दोष प्रबल रहता है, तो बालकों को श्लेष्मज विकार होने की ज्यादा संभावना रहती है। तो बालकों को जो है, बालक को हमें श्लेष्मज आहार कम देने चाहिए। इसी तरह वृद्ध अवस्था में वात दोष प्रबल होता है, युवा अवस्था में पित्त प्रबल होता है, तो उसके अनुसार ही आहार का चयन करना चाहिए। जहां बात आती है नित्यक की, तो नित्यक में दक्षिणायन उत्तरायण की जितनी भी ऋतुएं हैं, जैसे दक्षिणायन की जो ऋतुएं हैं वे हैं वर्षा, शरद और हेमंत। उत्तरायण की ऋतुएं हैं शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। अब आचार्यों ने हर एक ऋतु में एक एक रस की प्रबलता और एक एक गुण की प्रबलता स्वीकारी है। जैसे कि हेमंत ऋतु में उन्होंने स्निग्धता 3+ मानी है। तो जो आपकी दक्षिणायन की ऋतु है, वर्षा में यदि स्निग्धता 1+ है, शरद में 2+ है, तो हेमंत में स्निग्धता का गुण 3+ है। इसी के साथ हेमंत ऋतु में मधुर रस की अधिकता मानी है। ऋतुचर्या अध्याय में सभी ऋतुओं में कैसा आहार विहार हमें ग्रहण करना है, इसका वर्णन बहुत विस्तार से आचार्यों ने बताया है। मैं सिर्फ एक हेमंत ऋतु का आपको उदाहरण दूंगी यहाँ। हेमंत ऋतु में जो चर्या वर्णित है, वहां आचार्य कहते हैं कि अग्नि बहुत प्रबल होती है, क्योंकि जठराग्नि बहुत तीव्र होती है। तो आहार का जो चयन है हेमंत ऋतु में, वो ऐसा करना चाहिए जो गुरु हो, क्वांटिटी वाइज और क्वालिटी वाइज वह स्टमक को सफाइज करे, भर के रखे, अम्ल हो, कटु हो, ताकि अग्नि, जो बड़ी हुई अग्नि है, वो वात ना प्रकोपित होने पाए, और वात प्रकोपित यदि हो गई तो वहां पर वह धातुओं को गलाने लगेगी। तो हर एक ऋतु के हिसाब से जो चयनित आहार हैं या विहार हैं, उनका हमें सेवन करना चाहिए, ताकि हम काल विरुद्ध दोष से बचे रहें। नेक्स्ट जो विरुद्ध है वह है अग्नि विरुद्ध। अग्नि के बारे में विमान स्थान अध्याय 5 में भी वर्णन आया है। आहारश्च विहारश्च या से आते दोष गुण है, उसे हम दोष के अंतर्गत भी लेंगे। बट यहाँ अग्नि में हम इंटेंसिटी ऑफ डाइजेस्टिव फायर को पहले लेते हैं, जिसमें मंद अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि, विषम अग्नि और सम अग्नि, 4 प्रकार से अग्नि को आचार्य बांटकर रखते हैं। मंद अग्नि वाला जो पुरुष है, वह सामान्य रूप से लिए गए आहार को भी ग्रहण नहीं कर सकता। तो ऐसे व्यक्ति को यदि हम गुरु आहार देंगे जो देर से पचेगा या मधुर होगा या स्निग्ध होगा, तो वह उसकी अग्नि के विरुद्ध माना जाएगा। इसी प्रकार तीक्ष्ण अग्नि, जिसमें कि पित्त दोष प्रबल होता है, जो अपचार को भी सहन कर लेता है, ऐसा व्यक्ति यदि लघु आहार होगा, रुक्ष आहार होगा, ऐसा आहार लेता है, तो ऐसे व्यक्ति का जो लिया हुआ आहार है वह दोषों को अगेन प्रकोपित करेगा। तो आपको अपनी अग्नि, इंटेंसिटी ऑफ फायर को देख करके ही आहार का ग्रहण करना चाहिए। इसके जो डिजीज के इम्प्लीकेशंस हैं, जो इसके कारण रोग उत्पन्न होते हैं, उन्हें निदान स्थान में अगर हम जाकर के देखें तो यह कंसेप्ट अधिक समझ आता है। जहाँ गृहिणी निदान में इसका उदाहरण मिलता है हमें। अतिसारे निवृत्ति अपि मंदग्नो अहितशिनः। अतिसार से निवृत्त होने के उपरांत हमारी अग्नि मंद होती है। यदि उस समय हम अहित अशन करते हैं, विरुद्ध अन्न खाते हैं, तो वह गृहिणी रोग को उत्पन्न कर देता है। इसी प्रकार का उदाहरण एक हारित संहिता में भी मिलता है, जहां कंद शाक का सेवन आम वात को उत्पन्न करता है। यदि हम कंद शाक का सेवन करें और हमारी अग्नि दुर्बल है, तो आम वात के निदान में आचार्य हारित ने इसे वर्णित किया है। इसी प्रकार सन्निपातज उदर रोग में अग्नि दुर्बल होती है, उस समय अहित सेवन करने पर सन्निपातज उदर रोग उत्पन्न हो जाता है। तो यह कुछ उदाहरण संहिताओं में अग्नि के विरुद्ध को लेकर के आते हैं। नेक्स्ट जो विरुद्ध है वह है मात्रा विरुद्ध। मात्रा से हम लेते हैं क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में हमें आहार को ग्रहण करना है। अब यह क्वांटिटी आहार विधि विशेषायतन में राशि नाम से भी आती है। यह क्वांटिटी सर्वग्रह भी हो सकती है, परिग्रह भी हो सकती है। सर्वग्रह अर्थात संपूर्ण आहार का जब आप एक पिंड रूप में क्वांटिटी मेजर करते हैं, तो वह सर्वग्रह आहार होता है। यदि आप एक एक आइटम की मेजरमेंट करते हैं कि यह आइटम हमने कितना लिया, मांस है तो कितना ग्रहण किया, चावल है तो कितने किए, तो वह परिग्रह आहार होता है। मात्रा की इंपॉर्टेंस आयुर्वेद शास्त्र में इसलिए है क्योंकि आयुर्वेद हर एक व्यक्ति को एक यूनिक पर्सन मानता है। उसकी प्रकृति, उसकी अग्नि के आधार पर हर एक व्यक्ति को आयुर्वेद एक अलग एंटिटी मानता है, और उसके हिसाब से ही वो आहार की मात्रा को डिसाइड करने के लिए कहता है। आयुर्वेद यह कभी नहीं कहता कि एक क्वांटिटी ऑफ फूड सफिशिएंट है सभी लोगों के लिए।
तो उस आधार पर जो हम अति मात्रा या हीन मात्रा को डिस्कस करेंगे, वह हमारी मात्रा के विरुद्ध कहलाती है। अति मात्रा सर्वग्रह में भी अति हो सकती है और परिग्रह में भी अति हो सकती है। इसी प्रकार परिग्रह हीन भी हो सकती है और सर्वग्रह हीन भी हो सकती है। सर्वग्रह अधिक का उदाहरण जो हमें देखने को मिलता है, यदि हम बहुत अधिक क्वांटिटी में खूब सारा आहार खाते हैं तो वह आम दोष का निदान होता है। इसी प्रकार यदि हम अनशन करते हैं, भोजन नहीं करते, तो वह आपका सर्वग्रह हीन मात्रा में माना जाएगा। इसी प्रकार जो सर्वग्रह कम मात्रा आपने लिए वह माना जाएगा। इसी प्रकार परिग्रह अलग अलग अधिक मात्रा जो है वह प्रमेय निदान में देखने को आती है, जहाँ औदक मांस या उड़द या तिल की यदि आप अधिक मात्रा लेते हैं तो वह प्रमेय का निदान होता है। परिग्रहहीन में यदि आप अति रुक्ष आहार लेते हैं तो वह परिग्रहहीन होता है। तो इस प्रकार आपको अपनी अग्नि की बल की अपेक्षा करके प्रकृति के अनुसार अपनी मात्रा का, आहार मात्रा का निर्धारण करना है, उसके विरुद्ध नहीं जाना है। नेक्स्ट जो विरुद्ध है वह है सात्म्य। सात्म्यम आत्म सुखम यत् करोति तदुच्यते। जो हमारी आत्मा को सुख दे उसे हम सात्म्य कहते हैं, या जो जिसके प्रति हम कंपैटिबल हो चुके हैं उसे हम सात्म्य कहते हैं। कई लोग एक रस के प्रति सात्म्य होते हैं, जिन्हें आयुर्वेद शास्त्र अवर सात्म्य कहता है। कई लोग 6 रसों के प्रति सात्म्य होते हैं, सब कुछ खा लेते हैं, वह प्रवर सात्म्य होते हैं। जो बीच के 2 या 2 से ज्यादा 3, 4, 5 रसों के प्रति सात्म्य है, वे मध्य सात्म्य है। आयुर्वेद जगत ये कहते हैं कि अगर आप प्रवर साथ में हैं, सभी आहारों को आपने अपने अकॉर्डिंग साथ में कर लिया है, सभी रसों को साथ में कर लिया है, फिर भी आप एक होलसम डाइट, एक पूर्ण आहार ग्रहण करें। यदि आप साथ में हैं तब भी आप ग्रहण करें। इसी के लिए एक और शब्द आता है ओक साथ में। यदि आप अहितकर आहार को भी अपने प्रति साथ में कर चुके हैं तो ऐसे व्यक्ति को हम ओक साथ में कहते हैं। ओक साथ में व्यक्ति भी अहितकर आहार को जो है क्षण क्षण करके छोड़ सकता है, ऐसा भी विधान आया है। सातवें विरुद्ध का जो उदाहरण मिलता है हमें, वह मिलता है कुष्ठ निधान में, जहां आता है कि संतर्पण जन्य आहार को यदि आप साथ में कर चुके हैं और सडनली आप अपतर्पण जन्य आहार ग्रहण करने लगते हैं तो आप साथ में विरुद्ध आहार ले रहे हैं। नेक्स्ट जो विरुद्ध है वह है आपका दोष विरुद्ध। अब जो मैं बात अग्नि में कर रही थी उसे लेती हूँ। आरश्च विहारश्च यह से आते दोष गुण है सम, धातु भी विगुणश्चपि स्रोतसाम दृष्टि लक्षण। ऐसा आहार और विहार जो दोषों के गुणों के समान हो वह दोष विरुद्ध कहलाता है। जैसे उदावर्त निदान या गुल्म निदान में हम देखते हैं, कोई वातज प्रकृति का पुरुष है और वह वात प्रकोपक आहार विहार कर रहा है, आहार ले रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को उदावर्त हो जाता है या गुल्म हो जाता है। इसी प्रकार पित्तज अतिसार में निदान में इसका उदाहरण मिला मुझे, जहां यह कि यदि आप पित्तज प्रकृति के हैं और आप उष्ण तीक्ष्ण विदाही अन्न ले रहे हैं तो आप पित्तज अतिसार रोग से ग्रसित हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपने ऐसा आहार चयनित नहीं करना जो आपके दोषों के समान गुण वाला हो। आहारश्च विहारश्च यह साथ दोष गुण है सम, जो दोषों के गुणों के समान हो, ऐसा आहार यदि आप लेते हैं और धातु धातु के विगुण या धातुओं के विपरीत हो, जैसे हमने पहले बात करी, तो ऐसा आहार स्रोतो दुष्टिकारक होता है और विरुद्ध माना जाता है। नेक्स्ट जो विरुद्ध है वह है पाक विरुद्ध। पाक बोलते हैं कुकिंग। यदि आपने ओवर कुक कर दिया फूड को, अंडर कुक कर दिया, ठीक से पाक नहीं करा उसका, या ओवर राइप्ड है, ओवर हीटिंग है, ज्यादा बार बार खाने को गर्म करते हैं हम, या उसी तेल को बार बार इस्तेमाल करते हैं, तो वह पाक के विरुद्ध माना जाता है। इसका मॉडर्न लिटरेचर में काफी मिलता है, मॉडर्न इसके बारे में एस्पेक्ट्स, और काफी इस पर वर्क हो रखा है, लिटरेरी रिव्यू से भी हम लेंगे। शास्त्रीय उदाहरण पहले देख लेते हैं पाक विरुद्ध का। पाक विरुद्ध का उदाहरण पित्तज गुल्म में मिलता है, जहां अजीर्ण भोजन, बिना पका भोजन लेने से अजीर्ण रोग जो है, पित्तज गुल्म रोग, अजीर्ण होने पे पित्तज गुल्म रोग उत्पन्न होता है। यह शास्त्रीय उदाहरण पाक विरुद्ध का हमें है प्राप्त। मॉडर्न साइंस ये कहती है कि ओवर हीटिंग करने से कुछ ऐसे कंपाउंड्स रिलीज होते हैं, सर्टेन कंपाउंड्स कॉल्ड HNE आर रिलीज, एंड पर्टिकुलरली द स्टडी वाज डन ऑन कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एंड soybean oil. Overheating of these oils released compounds called HNE, and what these compounds did were they did oxidative stress in body. They released free radicals, so it did degenerative diseases, especially like Parkinson disease, Alzheimer disease,
and atherosclerotic diseases were caused because of these. So overheating फूड की बार बार उसको पाक करना, उसी तेल को बार बार इस्तेमाल करना या खाने को गर्म करना पाक विरुद्ध माना जाता है। नेक्स्ट विरुद्ध है संस्कार विरुद्ध। करणम पुनः स्वाभाविका नाम द्रव्याणाम अभिसंस्कार। आहार विधि विशेषायतन में जो करण है वह ही संस्कार है। संस्कारो ही गुण अंतर आधानम, नए गुणों का अंतर आधान करना ही संस्कार होता है। यदि आप द्रव्यों की क्वालिटीज को एनहांस करते हैं तो संस्कार ठीक है, परंतु यदि इन क्वालिटीज की जगह, एनहांसमेंट की जगह कोई नई ऐसी पॉइजनस या टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं तो वह संस्कार के विरुद्ध माना जाता है। शास्त्रीय उदाहरण इसके मिलते हैं अतिसार निदान में, जहां इंडियन स्पिनिक को तिल पेस्ट के साथ सेवन करने के लिए मनाही है क्योंकि यह अतिसार रोग उत्पन्न करता है। इसी के साथ एक और उदाहरण है पिपली और काकमाची का। यदि मत्स्य वसा में जिस तेल में मछली तली गई हो उसमें पिपली और काकमाची को हम तलते हैं तो वह इमीडिएट डेथ करने का वो रखता है। इसका मॉडर्न लिटरेचर में जो रेफरेंसेस मिलते हैं पबमेड में वो है कि हाई टेम्परेचर कुकिंग जब हम करते हैं और हम प्रोटीन्स को शुगर्स के साथ कंबाइन करके कुक करते हैं तो certain compounds called AGE compounds are generated, and these AGE compounds they are having the capability of changing the expression of genes. तो इतनी कैपेबिलिटी संस्कार गलत होने से कि जीन्स भी आपके चेंज हो सकते हैं, ऐसा साइंस प्रूव ऑलरेडी कर चुकी है। नेक्स्ट जो विरुद्ध है वह है वीर्य विरुद्ध। वीर्य तो क्रियते ये नया क्रिया, इट इज द पावर बाय विच अ ड्रग एक्ट्स। जो पोटेंसी है किसी भी द्रव्य के कार्य करने की पोटेंसी उसका वीर्य कहलाती है। जो हमने पहले बात करी कुष्ठ निदान की, जहां दूध और मछली के संयोग की हमने बात करी, वहां यह दोनों संयोग वीर्य के विरुद्ध हैं। दोनों में बलवान गुण है, एक बलवान शीत है और एक बलवान उष्ण है, तो दोनों ही धातुओं के विरुद्ध हैं। आचार्य कहते हैं कि सभी विरुद्ध में सबसे ज्यादा जो खतरनाक विरुद्ध है वे यही वीर्य विरुद्ध है, और एक जो हम आगे अभी बात करेंगे संयोग विरुद्ध। ये दोनों ही विरुद्ध सबसे खतरनाक हैं क्योंकि ये दोनों विरुद्ध दोषों को शीघ्र ही उत्क्लेशित करने की क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट जो विरुद्ध है वह है आपका संयोग विरुद्ध। संयोग संयोग पुनः द्वयोनाम व द्रव्याणाम अभी सहति भाव। दो द्रव्य या दो से अधिक द्रव्यों को जब हम मिक्स करते हैं तो उसे संयोग कहते हैं। अब यह संयोग प्रकृति समसमवाय संयोग भी हो सकता है और विकृति विषम समवाय भी हो सकता है। यदि दो द्रव्यों के संयोग करने पर उन दोनों द्रव्यों की इंडिविजुअल क्वालिटीज में, उनके गुणों में, उनकी प्रॉपर्टीज में कोई फर्क नहीं पड़ता तो वह प्रकृति समसमवाय संयोग है। यदि उसमें फर्क पड़ता है तो वह विकृति विषम समवाय संयोग है। इसका शास्त्रीय उदाहरण हमें अम्लीय रस युक्त द्रव्यों का जब हम दूध के साथ सेवन करते हैं वहां मिलता है कि ऐसा सेवन नहीं करना चाहिए, यह रक्तपित्त रोग को उत्पन्न करता है। दूध और शाक का सेवन नहीं करना चाहिए, यह भी रक्तपित्त निदान में हमें प्राप्त हुआ। दूध और मछली के संयोग का हम कुष्ठ निदान में वर्णन कर चुके हैं। ऐसे संयोग करने से जो पबमेड आर्टिकल्स हैं उसमें मुझे ये संयोग का उदाहरण मिला, जहां ये वर्णित है कि आप सोर फ्रूट्स को अगर आप शुगर के साथ, कार्बोहाइड्रेट के साथ या स्टार्च के साथ सोर फ्रूट्स को कंबाइन करते हैं तो ये टाइलिन एंड पेप्सिन की एक्टिविटी को रिड्यूस करता है। टाइलिन एंड पेप्सिन की एक्टिविटी रिड्यूस होने से कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन आपका माउथ में नहीं होगा, रिजल्टिंग इन कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन है वो जाकर के सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा क्योंकि बीच में आपका कोई भी कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम अवेलेबल नहीं होता। तो क्लॉगिंग अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होगा काफी देर तक, जिससे कि आयुर्वेद की भाषा में बात करें तो आम उत्पत्ति होगी, स्रोतोरोध होगा। तो इस प्रकार आपको जो है संयोग भी दो द्रव्यों का सोच करके करना है, उसको विरुद्ध नहीं करना। नेक्स्ट जो विरुद्ध है वह है कोष्ठ विरुद्ध। कोष्ठ से आयुर्वेद जगत में एनाटॉमिकल कोष्ठ भी लिया जाता है और थेरेप्यूटिक कोष्ठ भी लिया जाता है। हम यहाँ एनाटॉमिकल कोष्ठ या महास्रोत की बात नहीं करेंगे। थेरेप्यूटिक कोष्ठ यानी कि जो ग्रहणी या पित्तधरा कला पर दोषों का प्रभाव है उसे हम लेंगे। इस आधार पर तीन प्रकार के कोष्ठ आयुर्वेद बताता है, मृदु कोष्ठ, मध्य कोष्ठ और क्रूर कोष्ठ। मृदु कोष्ठी जिसे दूध से भी विरेचन हो जाता है, ऐसा व्यक्ति, इसके जो अग्नि अधिष्ठान है वह पित्त दोष से कुपित होते हैं। क्रूर कोष्ठी ऐसे व्यक्ति के अग्नि अधिष्ठान वात दोष से कुपित होते हैं। क्रूर कोष्ठी जो है उसे बहुत अधिक
लेक्सेटिव्स भी देंगे तो भी बहुत स्ट्रॉन्ग लेक्सेटिव देने के बाद ही है जो है विरेचन होता है ऐसे। तो कोष्ठ को हमें ध्यान रखना है कि अगर आप मृदु कोष्ठी को स्ट्रॉन्ग लेक्सेटिव कैथार्टिव्स दे देते हैं जिससे कि जिसमें पोटेंसी बहुत ज़्यादा है, तो वह उस मृदु कोष्ठी के लिए विरुद्ध माना जाएगा। इसी प्रकार क्रूर कोष्ठी को अगर आप माइल्ड लेक्सेटिव देते हैं, पोटेंसी जिनकी कम है या क्वांटिटी जिनकी कम है, तो वह उस क्रूर कोष्ठी के लिए भी विरुद्ध माना जाएगा। तो विरेचन की दृष्टि से यहाँ कोष्ठ को लिया गया है। देन अवस्था विरुद्ध। अवस्था होती है आपकी कैसी स्टेट है, हेल्दी स्टेट है या इल स्टेट है। आपके हेल्दी स्टेट की बात हम पहले काल में भी कर चुके हैं कि कोई बाल्यावस्था है, युवावस्था है या वृद्धावस्था है, तो आपकी जो स्टेट है उसके हिसाब से आपको दोषों की जो अधिकता है उसके आधार पर ही आहार ग्रहण करना है। जो इल स्टेट है वह किसी भी रोग का जीर्ण होना या निराम होना इसके आधार पर या साम है उसके आधार पर होती है। तो यहाँ जो शास्त्रीय उदाहरण अवस्था के मिलते हैं वह है स्वरभेद निदान का हरित संहिता में मिला मुझे, जहाँ ये आता है कि यदि आप उच्च भाषण करते हैं और उच्च भाषण करने के बाद आप सडनली हैवी मील ले लेते हैं, तो वह एक स्वर भेद का निदान होता है। इसे हम व्यवहारिक रूप से भी समझ सकते हैं, जैसे आप बहुत एग्जॉस्टेड हैं, थके हुए हैं, फिजिकल वर्क करके आए हैं, तो आपका वात दोष प्रबल है। उस समय यदि आप वातज आहार लेते हैं, तो वह वात को और प्रकोपित कर देगा। या आप लेथार्जिक हैं, स्लीपी हैं, नींद आ रही है आपको, कफ प्रकोपित है, तो उस समय आपको कफ प्रकोपक आहार नहीं लेना, नहीं तो वह उस अवस्था के विरुद्ध माना जाएगा। नेक्स्ट विरुद्ध है क्रम विरुद्ध। क्रम होता है ऑर्डर। अब ऑर्डर व्यवहार में समझें तो जैसे आपने दिनचर्या में भी बताया है कि मलमूत्र का आपने निष्कासन नहीं किया और आप उठते ही आपने जो है खाना पीना स्टार्ट कर दिया या उठते ही आपने जो है पानी पी लिया खूब सारा, तो आपकी अग्नि के भी विरुद्ध हो जाएगा और यह क्रम के भी विरुद्ध हो जाएगा। तो एक ऑर्डर फूड को कंज्यूम करने का होता है, उसे क्रम कहते हैं। क्रम विरुद्ध की बात करें तो कुष्ठ निदान में आता है शीत और उष्ण का जब क्रम विरुद्ध आप सेवन करते हैं, एक बार शीत चीज ली, फिर उष्ण ली, फिर शीत ली, फिर उष्ण ली, तो यह कुष्ठ के निदान का कारण बनता है। इसके बाद आते हैं परिहार विरुद्ध पे। परिहार अर्थात परिहार, थिंग्स दैट आर टू बी अवॉइडेड। एक और इसके बाद विरुद्ध आएगा, वो होता है उपचार विरुद्ध। उपचार और परिहार में सिर्फ इतना अंतर है कि परिहार किसी हेल्दी पर्सन के लिए भी थिंग्स टू बी अवॉइडेड को गिनता है और किसी डिजीज्ड पर्सन के लिए भी जो थिंग्स अवॉइड करनी है उसे भी ग्रहण करता है। उपचार में सिर्फ डिजीज स्टेट में जो चीजें अवॉइड करनी है वो वर्णित है। तो परिहार विरुद्ध की बात करें तो परिहार में हर एक रोग के लिए कुछ अपथ्य बताए गए हैं जिन्हें नहीं लेना होता उस रोग में। यदि आप उन अपथ्यों का भी सेवन करते हैं तो वह उस रोग के हिसाब से परिहार विरुद्ध माना जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कामला रोग। कामला रोग में निदान में वर्णित है कि पांडु रोगी तो युवती अर्थम पित्तलानी निषेवते। यदि पांडु रोगी पित्तज आहार विहार सेवन करता है तो वह उसका जो पांडु रोग है वह कामला रोग में बदल जाएगा। तो शास्त्रीय उदाहरण यह परिहार विरुद्ध का मिलता है। इस प्रकार जो मैंने हेल्दी स्टेट की बात करी उसमें परिहार विरुद्ध तब होता है जब आप अभी जिस प्रकार का आहार, जिन गुणों का आहार लेके हटे हैं, आप पुनः उसी प्रकार के गुणों वाला आहार लेते हैं। जैसे आपने अभी मान लीजिए मांस लिया जो उष्ण तीक्ष्ण गुरु है, ऐसे ऐसी चीज ली और उसके जस्ट बाद आपने चाय, कैफीन, कॉफी कुछ इस तरह का आहार लिया, तो वो आपके हेल्दी स्टेट में भी परिहार विरुद्ध माना जाता है। इसके बाद आते हैं हृदय विरुद्ध। हृदय विरुद्ध अर्थात जो चीज हमें हमारे हृदय को अनुकूल ना हो, हमें ना पसंद आए, जैसे अस्वादु अन्न है, सुश्रुत संहिता में अस्वादु अन्न आया है वर्ड इसके लिए। तो वैसा आहार ना ग्रहण करें जो हृदय के विरुद्ध हो, आपके हृदय को ना पसंद आए। इसके बाद है संपद विरुद्ध। संपद होता है रिचनेस ऑफ क्वालिटी। कोई फ्रूट है वह ओवर राइप्ड है या अंडर राइप्ड है, तो ऐसे फ्रूट को आपको नहीं लेना जो सड़ गया है, तो वह आपकी क्वालिटी, उस रस की क्वालिटी के विरुद्ध होता है, तो संपद विरुद्ध कहते हैं। लास्ट है विधि विरुद्ध। विधि विरुद्ध में जितने भी आहार विधि विधान मैंने शुरू में बताए, उष्णम अश्नीयात, स्निग्धम अश्नीयात, जीर्णे अश्नीयात, ये सभी विधान जो बताए गए हैं इनका वर्णन चरक संहिता विमान स्थान अध्याय 1 में आता है। ये सभी विधान जो हैं, यदि इन विधानों का, इन नियमों का पालन नहीं होता तो यह विधि विरुद्ध के अंतर्गत बताए हैं। इस प्रकार आयुर्वेद शास्त्र में जो विरुद्ध का वर्णन आर्यभद्र कापी अध्याय में था वो समाप्त हुआ। अब हम देखते हैं मॉडर्न जो मैकेनिज्म है इसके पीछे, विरुद्ध आहार के पीछे जो मॉडर्न मैकेनिज्म है वो क्या कहता है, मॉडर्न एस्पेक्ट है वो क्या है।
तो विरुद्ध आहार जो है ये इन्फ्लेमेशन एट मॉलिक्यूलर लेवल कॉज करता है. विरुद्ध आहार causes inflammation at molecular level. It causes hindrance in the eicosanoid pathway, which generates more arachidonic acid, more thromboxanes, more prostaglandin 2, which leads to inflammation. So this is the mechanism behind Viruddha Ahar. Now we will see some of the food incompatibilities which are arising in day-to-day practice, and that these food incompatibilities are mentioned in Lancet and in other PubMed journals. A new branch of science called topography is emerging, which is constituting in itself the various food incompatibilities going on in today's practice. The first food incompatibility is that we should not take proteins and sugars combined because it reduces the secretion of several digestive juices, particularly amylase, ptyalin. Second, I have already told the liberation of HNE compounds when we overheat oil. Then there are certain combinations like tea and garlic which should not be taken because tea has certain compounds called coumarins, and these coumarins are anti-clotting factors. Similarly, garlic has also got anti-clotting factors. So combination of these two will increase the risk of bleeding. Other things which this science tells is that you should not combine acidic fruits with sugars, as we have told before, because this reduces again the secretion of ptyalin and pepsin. Then in day-to-day lectures, I tell students in the digestive system that fats should not be consumed, or hyperosmolar diet should not be consumed along with proteins, because it reduces the secretion of the digestive enzymes which are related with the digestion of proteins. So when protein digestion does not occur, then clogging up of proteins will occur. So proteins should be consumed either separately or it should be consumed with minimal amount of fat. Then other examples are pomegranate juice and grape juice. Combination of these two juices increases the intensity or the potency of several medications which we are taking. So combination of juices should not be taken. Then we get references about milk and banana. Milk has got lactogen and banana has also got certain allergens. So it can induce or precipitate asthmatic attacks. Milk and yogurt combination. Milk and yogurt can precipitate or induce vomiting. So combination of milk and yogurt should not be taken. Then other reference was unripe tomato and alcohol. Unripe tomato has got certain chemicals which when combined with alcohol can cause sedative effects or enhance the activity of alcohol. Then another PubMed article was on fast food. Fast foods, as we all know, are rich in energy density and they are low in micronutrients, especially zinc deprivation. And when a study was undertaken on male rats, then they were bound to consume more of fast foods. And then the study was done on those male rats, and there were oxidative stress changes which were seen. Particularly testicular inflammation was seen owing to zinc deprivation, and that resulted in impotency. And it could be very well correlated with our षंडत्व, जो चरक संहिता में विरुद्ध आहार के सेवन से होने वाले रोग है उसमें षंडत्व का, इम्पोटेंसी का भी वर्णन आता है. तो वह इम्पोटेंसी यहाँ कोरिलेट की जा सकती है ड्यू टू जिंक डिप्रिवेशन एंड regular consumption of fast food, which results in the inflammation of the testicles. Several other researches are also going on regarding the gene expression changes which these food incompatibilities are causing. So from all this discussion, it is clear that Viruddha Ahar is an important aspect of today's improper dietary habits, and it can cause several hazardous diseases unknowingly to the patient. So it's our duty that we tell our patients about these etiological factors, as prevention is always better than cure. Thank you.